आखिर इसकी स्थिति कब आती है कि भई अब जो है नी रिप्लेसमेंट कराना होगा? ये बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट ऑपरेशन कहा जाता है। किसी को कोई हड्डी टूट जाती है तो उससे ज़्यादा सरल होता है घुटना बदलना। क्या ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट होने के बाद या नी की सर्जरी होने के बाद जो नॉर्मल हम गतिविधि रोज़ के डेली करते हैं, रूटीन करते हैं इससे, तो वो बंद हो जाता है? क्या कुछ चीज़ें परहेज़ कर दी जाती है? कई लोग कहते हैं कि भई इनका नी का ऑपरेशन हुआ है, अब ये गाड़ी नहीं चला सकते हैं, अब इस और ये जो है हमेशा चेयर पर ही बैठ सकते हैं। मतलब तरह-तरह की चीज़ें कही जाती है। साइंस हर दिन डेवलप करता जा रहा है। अब तो रोबोटिक्स भी आ गए हैं। अब तो ये काफ़ी बढ़िया इसमें रिज़ल्ट्स है, जिसमें लगभग 100% हम लोग जो कहें रिज़ल्ट मिलता है। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही अब तो लोग फर्स्ट डे से चलना शुरू कर देते हैं। क्या आर्थराइटिस की वजह से भी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है? आर्थराइटिस एक कॉमन टर्म है जो दिया गया है जोड़ों के सूजन। हमारे जॉइंट्स का जो चिकनापन और स्मूथनेस जो था वो खत्म होने लगता है। तब इस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं शशि भूषण और आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपकी काम की, आपकी जीवन और जो है बीमारियों से जुड़ी हुई खासकर हड्डी रोग को लेकर। आज देख रहे हैं कि एज होने से पहले ही आप देख रहे हैं कि आज 40 और 50 के बीच में, पहले होता था कि सीनियर सिटीजन ही नहीं, अब 40-50 के एज में आते आते लोगों का जो खासकर जो पैरों में जोड़ों में दर्द है वो हो जाती है। तो उससे तमाम जुड़ी हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ झारखंड के जाने माने नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रजनीश हैं, जो लाइफ केयर हॉस्पिटल्स के फाउंडर भी हैं। तो हम आज तमाम उससे जुड़ी हुई काम की बातें करेंगे, इसलिए आप जो है इस पूरी वीडियोस को, पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि आप ये नी रिप्लेसमेंट की जो वर्ड आप सुनते होंगे, इसकी तमाम तकनीकी और चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कब जो है नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और इससे जुड़ी तमाम तरह की भ्रांतियों पर भी एक तरीके से आपको समझने में ये वीडियो जो है आपको काम कर बात आएगी। तो सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है, समय देने के लिए, और आपने इतने कम समय में जो है आप बातचीत करने के लिए तैयार हो। तो पहला सवाल हमें, जैसे हमने कहा कि नी रिप्लेसमेंट को, ये वर्ड बड़ा भारी भरकम लगता है पेशेंट को लेकर, जिससे लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा कुछ होता है, और एक समय तक आदमी चाहता है कि भाई ऑपरेशन या रिप्लेसमेंट से हम बचे। आखिर इसकी स्थिति कब आती है कि भाई अब जो है नी रिप्लेसमेंट कराना होगा? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कब हमें समझना चाहिए कि भाई अब जो है इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है? सर, सबसे पहले मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहता था कि एक्चुअली आपके थ्रू ये माध्यम से ये बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे बताने का कि नी रिप्लेसमेंट से घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है और ये नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत कब पड़ती है। सबसे पहले ये समझें कि जो हम लोगों का घुटना होता है वो मेनली दो हड्डियों से मिलकर बना होता है, और एक चक्री होती है जिसे हम लोग पटेला बोलते हैं। दो हड्डियाँ यानी ऊपर का बोन फीमर बोन और नीचे टिबिया बोन होता है, एंड इन दोनों के जोड़ से मिलके बनता है हमारा नी जॉइंट। और जो भी जोड़ होता है शरीर में, किसी भी जोड़ में आप देखेंगे अंदर चिकनाहट होती है जिससे वो मूवमेंट फ्रीली कर सकता है। उसके लिए अंदर एक लेयर होता है, उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है या फिर जैसे हम लोग समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा वो कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। ना ही सिर्फ उम्र बढ़ने से, कई बार कई बीमारियों की वजह से भी, जैसे अगर गठियावात रोग अगर किसी को हो गया है, या कोई प्लेयर है जो बहुत लंबे समय से खेल रहा है, खास करके प्रोफेशनल एथलीट्स में आप देखेंगे घुटनों पे लगातार घिसाव बढ़ता रहता है, उसकी वजह से भी इसमें इंजरी होने की, कार्टिलेज के डैमेज होने की चांसेस रहती हैं। और जब वो कार्टिलेज डैमेज पूरी तरह से हो जाता है तो उसके बाद उस कार्टिलेज को वापस से रीग्रो कराने का या रीजनरेट करने का कोई ऐसा टेक्निक अभी तक हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। तब उस केस में हम लोग उस कार्टिलेज के पोर्शन को रिमूव करके उसकी जगह पे मेटल कैपिंग फिट करते हैं। मेटल वो क्रोमियम कोबाल्ट हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, वो अलग अलग तरह के बने हुए रहते हैं। उनको, उनसे बने हुए इम्प्लांट को हम लोग फिट करते हैं, और बीच में एक स्पेसर, एक पॉलीमर यानी कि एक प्लास्टिक, हाई एंड प्लास्टिक समझ लें उसको, उसका स्पेसर एक बीच में दे देते हैं, और उससे जो है आपका नी बिल्कुल नॉर्मल की तरह मूव करने लगता है। तो ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आज के डेट में एक मैं कहूँ अगर कई सारे बहुत हम लोग डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस करते हैं, और उन सभी से
ये बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट ऑपरेशन कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज में इसकी गिनती है। अगर आप डिफाइंड रिजल्ट की भी बात करें तो जैसे नॉर्मली किसी को कोई हड्डी टूट जाती है तो उससे ज़्यादा सरल होता है घुटना बदलना, तो इसलिए इससे डरने की तो बिल्कुल भी जब ज़रूरत इतना आसान है सर, तो हमने देखा कि भाई कई लोग कहते हैं कि भाई इनका नी का ऑपरेशन हुआ है, अभी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, और ये जो है हमेशा चेयर पर ही बैठ सकते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें कही जाती है, बहुत सारा किंतु परंतु उनके साथ लग जाता है। तो क्या ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट होने के बाद या नी की सर्जरी होने के बाद जो नॉर्मल हम गतिविधि रोज के डेली करते हैं, रूटीन करते हैं, इससे तो वो बंद हो जाता है? क्या कुछ चीज़ें परहेज कर दी जाती है? नहीं, नहीं, ये एक भ्रांति हमारे इंडियन समाज में बहुत ज़्यादा है। ये हम लोग भारतीय समाज में अपने देखते हैं ख़ास करके कि नी रिप्लेसमेंट से एक तो डर है बहुत ज़्यादा, है ना? और लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखिए वाजपेयी जी ने कराया था घुटना, ऐसा मतलब आम बोलचाल में कि देखिए उनका वहाँ जब वो प्रधानमंत्री थे कराए, उनका नहीं सक्सेस हुआ तो आम लोगों का कैसे होगा? क्या नहीं, इस तरह की बातें हैं? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साइंस हर दिन डेवलप करता जा रहा है और सर जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, है ना? उसके बाद फिर उनके डिमेंशिया की शिकायत होने लगी और कुछ-कुछ उनको अपना तकलीफ़ होने लगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से आप देख नहीं पाए उनको अपने सोशल लाइफ़ में कि भाई कितना अच्छे से चल पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं था कि उनका नी रिप्लेसमेंट फ़ेल हो गया था। ख़ैर वो भी बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत अब साइंस इतना अच्छा डेवलप कर चुका है, इतने अच्छे-अच्छे इम्प्लांट्स आ चुके हैं। आप समझें कि उस बात को बीते हुए भी अब 20 लगभग साल से 30 25 साल, ज़्यादा हो 25-30 गया। साल हो गए, है ना? हाँ। तो उस समय से साइंस हर दिन डेवलप करता है और आप हम लोग सब कुछ सीखते हैं। जितने जैसे-जैसे लोग करते हैं, उससे ज़्यादा सीखते हुए इम्प्लांट्स का नया वेरिएशंस, नया डिज़ाइन, क्या गलतियाँ होती हैं, वो सब कुछ एक-एक करके चेंज होता जा रहा है और अब तो रोबोटिक्स भी आ गए हैं। अब तो ये काफ़ी बढ़िया इसमें रिज़ल्ट्स है, जिसमें लगभग 100% हम लोग जो कहें रिज़ल्ट मिलता है। जो आप पूछ रहे थे तभी कि हमारे इसमें जो चलने किंतु में पर दिक्कत हाँ, है, कि भई आप किंतु गाड़ी नहीं परंतु चला सकते हैं, नहीं, आप ये नहीं, नहीं कर सकते, आपको चेयर पर ही हमेशा बैठना होगा। तरह-तरह नहीं। की बातें कही देखिए, जाती है। इसमें ये मन में भ्रांति है हमारे, हुँ, है ना? कई बार इसमें हमारे कुछ जो जो समाज में जो जिस तरह का हम लोगों का सोच-विचार है, तो उससे हम लोगों का मेल नहीं खाता है कि अरे! घुटना बदलवा लिया तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। हुँ, बट मैं वही बता रहा हूँ कि अगर इसमें जैसे कोई भी तरह का मनाही नहीं रहता है, आप ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही अब तो लोग फर्स्ट डे से चलना शुरू कर देते हैं, हुँ, है ना? हम लोग जनरली सेकंड डे से उनको वॉकिंग शुरू करा देते हैं और थोड़ा फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज़ेज़ जैसे हर एक ऑपरेशन में होता है, उस तरह से करने के बाद लगभग 1 से डेढ़ महीना होते-होते आप नियर नॉर्मल चाल आपकी आ जाती है। आप एक बार 100% की तरफ अगर आप देखते हैं तो लगभग उसमें 3 महीने का समय लगता है ना? लेकिन लगभग 90% मैं कहूँ कि आराम से 1 से डेढ़ महीने में आप नॉर्मल चलना-फिरना सारा कुछ सीढ़ी चढ़ना-उतरना किसी चीज़ में कोई मनाही नहीं होती। आप सीढ़ी चढ़ें, आप गाड़ी चलाएँ, आप साइक्लिंग करें, आप अपना डे टू डे सारा नॉर्मल एक्टिविटीज़ करें। अब हाई फ्लेक्स नीज़ आ जाने के बाद तो हम लोग नीचे बैठना भी अलाउ करते हैं आराम से, जिसमें आप पूजा में बैठना चाहते हैं, है ना? तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं। अभी तक हम लोग जो है एक चीज़ मना करते हैं, जो हमारे इंडियन समाज में चुकू-मुकू बैठना जिसको हुँ, बोलते हैं, है ना? हाँ, हाँ, जो आजकल स्क्वाटिंग काफ़ी पोज़ीशन में, ज़्यादा हाँ। आयुर्वेद में और योगा में सिखाया जाता है कि आप ऐसे जी, करके बैठो, जी, जी। कुकड़ू-कू जिसको बोल रहे हैं, जिसको जी, आप जी। चुकु बस वो हम लोग मना हाँ, रखते हैं इसलिए कि उसमें इसमें। ज़्यादा प्रेशर हाँ, पड़ता ज़्यादा है। प्रेशर पड़ता है, उससे नी के डैमेज होने का चांसेज़ रहता है या डिस्लोकेट होने का चांसेज़ रहता है। ये भी बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अगर आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना तो चाहिए। सिर्फ़ एक पार्ट जो कहते हैं चुकू-मुकू बैठना या उकड़ू बैठना जो है, उसको छोड़ के आप कहें, तो इसमें किसी भी तरह का मनाही नहीं है। अच्छा, एक टर्म आजकल जो थ्योरी में अर्थराइटिस कहा जाता है। क्या अर्थराइटिस की वजह से भी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है? और ये अर्थराइटिस क्या है? जी, इसको मैं आपको एक सरल मॉडल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जी, जी, जिसमें हमारे दर्शकों को भी ये समझ में समझने आ में सके, आसानी होगी। आसानी हो कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। हुँ, तो अगर आप देखें, हुँ, है ना? हुँ, तो ये जो हमारा नी हुँ, है, हुँ, ये नी जो है, जो मैं बता रहा था, ऊपर मेन हड्डी जो फीमर होती है, नीचे टिबिया, ये पतली हुँ, वाली हड्डी फिबुला, हुँ, इससे जुड़ के बनी होती है। हुँ, और इसमें जो आप व्हाइट कलर का ये लेयर देख रहे हैं, हुँ, है ना? हुँ, इस लेयर को हम लोग कार्टिलेज कार्टियस। कहते हैं, ठीक है? और नीचे मेनिस्कस और यहाँ का नीचे का कार्टिलेज हुँ, होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे-जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हुँ, जैसे-जैसे हमारा
जोड़ खराब होना शुरू होता है, चाहे किसी बीमारी की वजह से भी, तो उसे हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। खास करके इस केस में ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है, जो एज के साथ होने वाला चेंजेस होता है। अगर वो आर्थराइटिस और भिन्न प्रकार का होता है तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं उसमें। लेकिन आर्थराइटिस एक कॉमन टर्म है जो दिया गया है जोड़ों के सूजन को। जहाँ भी आइटिस वर्ड लगा रहता है जनरली हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट मतलब वहाँ करते हैं, स्वेलिंग आ गई है। जैसे अपेंडिक्स में हो गया तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उसको। तो सिमिलर वे में जॉइंट्स यानी आर्थराइटिस जो है जॉइंट्स के सूजन को कहा जाता है। तो वही मैं सेकंड बता रहा था कि आप देखें वो इस वाले इस वाले में और इस वाले में दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं। ये स्मूथ है और इसमें जो है कुछ जी, इसमें जो है चेंजेस आ गया है, इसमें घिस गई है, है ना। तो ये जो है धीरे धीरे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है तो वो इसी तरह से ये घिसने लगता है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि इसके बढ़ने के बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा हट गया। जो वाइटिस पोर्शन था वो ऑलमोस्ट नील होने लगा। तो इसकी बाद जो है जो कार्टिलेज का चिकनापन जो था, जो हमारे जॉइंट्स का जो चिकनापन और स्मूथनेस जो था वो ख़त्म होने लगता है। तब इस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब चलने में काफ़ी अब ये इसमें चलने में काफ़ी परेशानी होगी, बैठ के उठने में काफ़ी परेशानी होगी। तो क्या सर ये जो जैसा आपने दिखाया, जो जिस तरीके से नी आपने मॉडल के जरिए दिखाया कि कैसे पहले जब स्वस्थ रहता है तो फिर एज के साथ उसमें प्रॉब्लम आने लगते हैं कार्टिलेज, क्या शुरुआती मेडिसिन से वो फील हो जाता है या ऑपरेशन ही उसका उपाय है? नहीं, बिल्कुल मैं एकदम ये बात सही बताना चाहता हूँ अपने मित्रों को, अपने पेशेंट, अपने देखने वालों को कि नी रिप्लेसमेंट से बचना है अगर आपको, तो शुरुआत आपका 40 साल के आसपास हो जाना चाहिए। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटेन करना ही है, आपको इनफैक्ट शुरुआत से ही करनी चाहिए। बट अगर आप लेट भी हैं तो 40 साल 45 साल होते होते आपको अपने मसल्स पावर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी तो आपके घुटनों पर इफेक्ट कम पड़ेगा, है ना। और आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ करने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आप बहुत हाई एंड प्लेयर नहीं हैं, जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स रहते हैं कई, जिनको बहुत ज़्यादा घुटने की घिसाव की बरी रहती है, वैसा अगर नहीं है तो आप आसानी से अपने घुटनों को बचा सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एक्सरसाइजेस, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने से क्या मतलब है? हेल्दी खाने से मतलब है हरी साग सब्जियाँ, दूध, फल, पनीर, कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर संभव हो तो, है ना। इन चीज़ों को अपने डेली के आहार में शामिल करें और अपने डेली के रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेज जो घुटनों से रिलेटेड होते हैं खास करके, उनको करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड आप देखेंगे उसके बाद आपको कभी नी रिप्लेसमेंट की शायद ज़रूरत ना पड़े। सर आपने जैसे आपने कहा कि डेली एक्सरसाइजेस, आजकल एक्सरसाइजेस को लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि आप वॉक करो, रोज़ 10,000 स्टेप चलो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा घुटनों पर अभी से इतना एज हो गया तो ज़्यादा दौड़ भाग मत करो, उछल कूद मत करो, नहीं तो जो है ख़राब हो जाएंगे। आदमी कंफ्यूज है, खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में हर कुछ सेकंड बाद एक नया रील आ जाता है और हर चीज़ का कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे का काट होता है, मतलब सीधे उल्टा होता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सही है। 10,000 स्टेप चलने वाला है कि रोज़ उतना 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलना होगा, 10,000 स्टेप के आसपास में हो जाता है, या दौड़ना सही है कि स्लो वॉक करना ज़रूरी है? क्या करना चाहिए एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होने के बाद? अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स और अपने नी के हिसाब से अगर बात करूं तो आप वॉक करना बहुत ज़रूरी है ना। हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हमारे शरीर को पूरी तरह से फिट रखने के लिए वॉक करना चाहिए। खास करके ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ चलना चाहिए। मैं दौड़ने की सलाह बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ, खास करके अगर एज आपका 40-45 के ऊपर हो तो आप दौड़ना आप अवॉइड करें, बट तेज़ चलना शुरू करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने मांसपेशियों का ध्यान रखना है। तो मसल्स आपका स्ट्रेंथन रहना चाहिए, वही आपको बचा के रखेगा। सिर्फ वॉक करने से भी आपका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। आपको अगर अपने नीज़ को बचाना है तो आपको उसके लिए क्वाड्रिसेप्स करके जो होता है, मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं हमारी थाई के पास, उनका स्ट्रेंथन होना, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्वाड्रिसेप्स मजबूत है तो आपको नी खराब होने की संभावना बहुत कम है। मतलब उसके पूरे शरीर को खिंचाव एक तरह से होना जरूरी है मांसपेशियों का। जी हाँ। उसका इनफैक्ट अगर आप खास करके अगर किसी अब मैं बात करूं, अगर आपको सपोज कोई अपना डायबिटीज़ हो गया है या फिर कोई इस तरह की बीमारी अगर है, तो उन केसेस में भी आपको मसल स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आप जैसे सर डायबिटीज़ की बात की है, तो आज क्या होता है 40 के बाद ज़्यादातर लोगों को
डायबिटीज़ और एक ब्लड प्रेशर, क्या वैसे जिनके पास ब्लड प्रेशर के अगर वो पेशेंट हो गए या शुगर का उनमें ज़्यादा खतरा है बाकी पेशेंट के जरिए, जिसे लोग कहते हैं भाई ब्लड शुगर है प्रेशर तो तो नहीं, बट डायबिटीज़ में तो डेफिनेटली ज़्यादा खतरा रहता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हमेशा मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं थोड़ी, और उससे भी ज़्यादा हड्डियां भी नरम पड़ने लगती हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत आती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जो हड्डियां हमारी हैं जो बनी हुई हैं, इन हड्डियों का ना अपना एक घनत्व होता है ना। एक जो ये जैसे जैसे डायबिटीज़ अगर आपका कंट्रोल में नहीं है तो आपकी हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। इसमें कैल्शियम जो डिपॉजिट होता है वो कम डिपॉजिट हो रहा है, या फिर वो झड़ रहा है उसमें से ज़्यादा, तो आपका बोन्स वीक होता जाता है। तो जब वीक बोन है, शरीर का ऊपर का वजन इसके ऊपर पड़ रहा है, सॉफ्ट बोन है, तो वो दबेगा, तो थोड़ा उसकी वजह से भी कार्टिलेजेस पे फ़र्क पड़ने लगता है और कार्टिलेज ज़्यादा घिसते हैं। तो इस वजह से डायबिटिक्स में तो फॉर श्योर इसमें फ़र्क पड़ता है। तो अपने आप को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं, डायबिटिक हैं, तो आपको अपने एक्सरसाइजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सरसाइजेस न सिर्फ आपके मसल्स को मजबूत करते हैं बल्कि आपके बोन्स में भी कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ाता है, और आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सप्लीमेंट की आजकल सब प्रचलन है कि भाई ये सप्लीमेंट ले लो, हड्डी मजबूत है, ये इससे ले लो, मांसपेशी हो जाएगी। मतलब इतने ब्रांड है, इतने नाम है, आयुर्वेद में जाओ, हेमोपैथ में जाओ, एलोपैथी, हर ए में। आप क्या सलाह देते हैं कि क्या सप्लीमेंट के भरोसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक एज के बाद सप्लीमेंट लेना, इसलिए बहुत सारे लोग जैसे एलोपैथी में लेते हैं, लेकिन वही जब आयुर्वेदिक वाले या हेमोपैथ में वो सीधे मना करते हैं कि भाई आप इससे लो मत, आपका और इससे नुकसान होना। क्या करना चाहिए? क्या एक एज के बाद, इसलिए कि विटामिन जो डिफिशिएंसीज आप देख रहे हैं 35-40 के बाद शुरू हो जाता है, खासकर विटामिन डी, B12 इस तरह के। तो आप क्या बता? देखिए, हमारा इंडियन समाज जो है ना, उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो स्किन टोन होता है वो जनरली डार्कर टोन में रहता है ना। तो हमारे यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो अगर आप देखें विदेशों से अगर कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ हमेशा विटामिन डी जो है वो कम दिखाई पड़ेगा। तो उस केस में आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज के डेट में इतनी भाग-दौड़ वाले जीवन में आप धूप में भी उतनी देर तक नहीं बैठ पाते हैं, कई बार खाने-पीने पे भी प्रॉपर ध्यान नहीं हो पाता है। तो उन केसेस में विटामिन डी को पहले चेक करवाएँ, पहले देखें कि कितना डेफ़िशिएंट है, अपने डॉक्टर से मिलें। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने दिन के लिए खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया 8 हफ़्ते खाओ तो 8 हफ़्ते खा लिया, किसी ने बोल दिया 4 हफ़्ते खाओ तो 4, नहीं। आपको अपना विटामिन डी लेवल्स चेक करना चाहिए, उसके हिसाब से प्रॉपर आपका डोज़िंग होना चाहिए। 8 हफ़्ते खाना है, 12 हफ़्ते खाना है, पूरे साल खाना है। कई बार उस तरह का होता है, डेली वाले अलग आते हैं, वीकली का अलग आता है। तो उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से सलाह लें पहले, उसके बाद विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड वो कहीं से भी ख़राब नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई खास चीज़ करके कमी है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो रही है, तो आपका शरीर प्रॉपर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं रहता है। उसी के लिए हमने टेस्ट बनाए हैं, इसी के लिए मेडिकल साइंस में टेस्ट हैं, ताकि आप देखें, आप समझें इस चीज़ को कि फ़लाँ चीज़ की कमी है, अपने डॉक्टर से सलाह लें, एंड उसके बाद उसका सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सर फिर से नी रिप्लेसमेंट के लिए इसलिए बारीकियों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है तमाम सारे जितने भी जिससे हमारे मन में सारे सवाल आ रहे हैं, वैसे वो लोगों के भी सवाल आते होंगे, जब किस एज के लोगों को नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, या कब मतलब ये लगता है कि भैया वो डॉक्टर से अब सलाह, अगर दर्द हो रहा है, नहीं तो लोग कहते हैं भाई इस एज में तो होता ही है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। जैसे कभी कभी होता है फिर ठीक हो गया, फिर कुछ अचानक से ठेवने में, तो कैसे मतलब किस एज में जाकर भाई कि अब डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? हम लोग भी जैसे कई बार होता है कि भाई हो रहा है फिर ठीक हो गया। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, नी रिप्लेसमेंट का कोई एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। अगर सपोज़ करो किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपके घुटने में डैमेज हो गए, और वो अगर नी रिप्लेसमेंट से ही ठीक हो सकता है, अगर इतनी बुरी तरह से डैमेज्ड है, तो आप इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि मैं 60 का हो जाऊँगा या 70 का हो जाऊँगा तब मैं अपना नी रिप्लेस, तब आप अपने लाइफ का जो मोस्ट प्रीशियस टाइम है, जो अपना यंग एज है, उसको आप लॉस कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको जब ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है तो करवा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट नॉर्मली किसी भी को भी ऐसे ही करवाने की कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपका नी इतना परेशान कर रहा है कि आपकी डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है, और इतना हैम्पर कर रहा है कि वो आपके प्रोडक्टिविटी को और आपके मतलब अपने काम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, तो उस केस में आपको नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट में करते क्या हैं।
नी रिप्लेसमेंट का ये जो मॉडल है ये बहुत ही सिंपल बेसिक मॉडल है और ये इसी तरह से हम लोग करते भी हैं। जैसा मैं दिखा रहा था तभी आपको कि ये कार्टिलेज, हम्म। हाँ जैसे आपने ये जैसे कार्टिलेज, सारे 1 2 3 स्टेजेस हाँ दिखाया आपने, हाँ यहाँ जो है कार्टिलेज पूरा ये खराब है। कार्टिलेज पूरा डैमेज हो गया, तो उस केस में हम लोग, आप ऐसे देखें, इस उस तरीके केस से में जी हम लोग इस वाले जो कार्टिलेज वाला पोर्शन है उसको इसको हटा काट के हटा देते हैं, है ना, और उसकी जगह पे एक मेटल ट्रे हम लोग यहाँ फिट करते हैं, है ना। और उसी तरह से सिमिलर वे में ही एक खास डायरेक्शन में कटता है, ऊपर का फीमर वाला जो पोर्शन होता है उसमें एक कप की तरह का चीज़ होता है ना, ये मेटल का ही बना हुआ है, इसको यहाँ हम लोग फिट कर देते हैं, जिसको कि बोन सीमेंट से जोड़ दिया जाता है। बोन सीमेंट वो है जो मेटल और बोन का आपस का स्ट्रेंथ बना के चिपका के रखता है, उसको गम है एक तरह से समझ लीजिए, फेविकॉल का जोड़ है। तो बोन सीमेंट उसी तरह से ये लगा के इसको फिक्स कर दिया जाता है। और फिर बाकी दोनों को आपस में स्पेस में अगर तंग ना करे उसके लिए एक पॉलीमर या हाई एंड पॉलीमर का बना हुआ रहता है, स्पेसर बोलते हैं इसको हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये चिकनाई देता है चलने में, जिससे कि लोग, जी हाँ, ये एक खास शेप में बना हुआ रहता है जिससे ये घुटना मोड़ने पे ये छिटक के बाहर ना चला आए, ये पीछे भी नहीं जाने देता है, और आप जब आप घुटना मोड़ते हैं पूरी तरह से तो ये यहाँ तक आपका जो हम लोग हाई फ्लेक्स नी की बात करते हैं वो आराम से यहाँ तक आपका मुड़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो ये नी रिप्लेसमेंट जो मैं बता रहा था कि बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है अगर वो समय रहते किया जाए। कितना समय लगता है सर इसमें? क्या, जैसे आपने मतलब बहुत सिंपल होता है, तो क्या कुछ घंटों को होता है कि या कुछ दिन के लिए होता है? कितने दिन में व्यक्ति अपना चलना शुरू कर देता है? जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, ऑपरेशन डिपेंड करता है केस टू केस, बट जनरली 45 मिनट से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड उसके बाद आज के डेट में तो हम लोग डे 0 भी मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन से शाम में हम लोग खड़ा कर सकते हैं पेशेंट को अपने, बट जनरली हम लोगों के प्रैक्टिस में हम लोग नेक्स्ट डे खड़ा करते हैं, पहले कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं थोड़ा सा पहले दिन, उसके बाद सेकेंड डे हम लोग उनको खड़ा करते हैं, चलवाते हैं, है ना। एंड उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्योंकि शुरुआती पेन भी थोड़ा बहुत रहता है, जो कि आज के डेट में इतनी अच्छी एनेस्थीसिया टेक्निक्स आ गई हैं कि अब लोगों को पेन पता भी नहीं चलता है। खास करके कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें कि आपको पहले 3-4 दिन तक तो बिल्कुल भी पेन नहीं रहेगा, जो मेन टाइम होता है अपना पेन का, दर्द का, वो बिल्कुल होता ही नहीं। तो आप कई पेशेंट्स मेरे आते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा कैसा नी रिप्लेसमेंट आपने किया कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा कि मुझे नी रिप्लेसमेंट में दर्द भी होता है। हील होने में कितना समय वक्त लग जाता है सर? नॉर्मली जिस तरह से कोई भी कट इंजरी को हील होने में 14 से 15 दिन लगते हैं लगभग, उसी तरह से इसमें भी स्टिचेस रिमूव होने में लगभग अराउंड 14-15 डेज में हम लोग स्टिचेस रिमूव करते हैं, और एक्सरसाइजेस प्रॉपर करवा के 1 महीने के अंदर अंदर उनको हम लोग प्रॉपर लाइफ में वापस ले आते हैं। एक कंडीशन जहाँ पर किसी ने कहा कि मेरा एज 70 या 75 है और आप उस एज में बैठना उठना बाथरूम जाना बड़ी दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब मेरा एज ज़्यादा हो गया, तो क्या वैसे व्यक्ति को आप नी रिप्लेसमेंट का सलाह देते हैं या कहते हैं कि नहीं आप? नहीं जी हाँ, बिल्कुल। जब लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, बुजुर्गों को मैं देखता हूँ कि भाई उनको पकड़कर उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, या तो समझे, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि पराश्रित होना यानी दूसरों के ऊपर आश्रित होना ये सबसे खराब है। जब तक हमारा शरीर चल रहा है, जब तक हम लोग स्वस्थ हैं, जब तक हमारे पैर घुटने सही चल रहे हैं, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास है ना। आपके पास पैसे कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप चल फिर पा रहे हैं, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो आप अगर 70-75 साल में हम लोग को घुटने अगर ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। यही एज होता है जो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट्स का एज होता है। आप 60 से 70-80 साल में नॉर्मल जो हम लोग से जो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, 70 से 80% ऑपरेशंस हम लोग इसी एज ग्रुप का करते हैं। नहीं, एक भ्रांति बनी है ना कि इस एज में कराओगे ऑपरेशन, अब तुम्हारा शरीर ये नहीं कर पाएगा, साथ नहीं देगा, तो ये तरह की बातें घर में या आसपास में कही जाती, जिससे लोग नहीं, देखिए, अगर आपका डॉक्टर ये सलाह दे रहा है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, तो पहले आपका डॉक्टर आपके सारे स्वास्थ्य की भी जांच करेगा कि आपका हार्ट उस कंडीशन में है कि नहीं, आपकी लीवर किडनी सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग है और आप चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो आप बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि उसको करने के बाद आपका लाइफ नॉर्मल की तरफ जा रहा होता है। आप अपने बच्चों पर, मेड पर, किसी और पर आश्रित नहीं कि एक गिलास पानी ला के दे दो मुझे, या मैं खुद से कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, चलने नहीं जा पा रहा हूँ।
एज शुड नॉट बी ए फैक्टर कि आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि एज जो है ना वो जैसा बोलते हैं, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं, अपने वापस से उस फ्रीडम को पाना चाहिए, बहुत उस ज़रूरी है, गतिशीलता को पाना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। एक चीज़ और मुझे जानना था डॉक्टर साहब, मुझे जानना है कि क्या वज़न, इसलिए कि कहा जाता है कि भाई इनका वज़न तो बहुत ज़्यादा है, क्या नी रिप्लेसमेंट में वज़न कहीं फैक्टर है या वो बाधक बनता है कि आप जी नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, ये एकदम भ्रांति है और इसमें वजन का कहीं कोई रोल नहीं है। आप 40 केजी के हों या 140 केजी के हों, उससे नी रिप्लेसमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना रहता है, जो आप एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली वजन कम करने की करना तरफ चाहिए। जाना चाहिए, और उसके लिए भी आपका गतिशील होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। यानी आप मूवमेंट में रहें, आप एक्सरसाइजेज कर पाएँ, आप फिजियो कर पाएँ, आप वॉक कर पाएँ, और इसके लिए भी आपका नीज़ ठीक होना चाहिए। तो इनफैक्ट ये उस तरह से काम करता है कि अगर आपका नी ठीक है तो आप अपना वजन भी कम कर पाएंगे। एक सवाल, जैसे आपने वो अभी हमको दिखाया रिप्लेसमेंट के बाद जो आपने मॉडल दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर आप लोगों ने स्टील का कैप या जो भी लगाते हैं, वो कितने ड्यूरेशन के लिए होता है, कितने वर्ष तक, क्या उसका कोई टाइम है, पीरियड है कि भाई इतने वर्षों तक ही होगा, 15 वर्ष 20 वर्ष या लाइफ टाइम, ऐसा कुछ पीरियड है क्या? जी हाँ, इसका पीरियड है। जो हमारा नी रिप्लेसमेंट का जो ये मॉडल है, जैसे मैं बता रहा था, आप समझिए ये नॉर्मली जो है ये क्रोमियम कोबाल्ट का बना हुआ रहता है, या टाइटेनियम एलॉय का बना हुआ रहता है। तो ये जनरली नहीं घिसता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो लाइनर है, इसके खराब होने की संभावना रहती है। हालांकि अब धीरे धीरे मेडिकल साइंस में इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके बाद आज के डेट में हम लोग 25 से 30 साल आसानी से बोल सकते हैं कि एक घुटना अपना 25 से 30 साल चलता है। तो सपोज करो आप 60-65 में अपना करवा रहे हैं, तो आपका लाइफ ऑलमोस्ट इस पे ठीक ठाक चल आराम से जाता कैरी होगा। इसके साथ साथ लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस नी रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुल रखने के लिए, वो है आपकी हड्डियों का मजबूत होना। आपका ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अगर नीचे का बेस ही खराब हो तो नी फेल हो सकता है। तो उस केस में आपको अपने घुटनों को बराबर साल में एटलीस्ट एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल करके, नी रिप्लेसमेंट होने के बाद भी एक बार ही तो मिलना चाहिए आपको। आपका नी कैसा है, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, उन हड्डियों को मजबूत करने के लिए अपने खाने पीने में, अपने डाइट में, और अगर ज़रूरत पड़े तो विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीज़ों का सप्लीमेंट लेने में कतई परहेज नहीं करना चाहिए। बड़ी काम की आपने तमाम सारी जानकारी दी, और जितने भी हमारे सवाल थे नी रिप्लेसमेंट और जो है हड्डियों से जुड़े हुए, खासकर मेरा 1 मिनट आप टिप्स दीजिए। जैसे आपने कहा है कि भाई देखो हम रिप्लेसमेंट तो कर देंगे, लेकिन अगर नीचे की हड्डियां बेस अगर मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? तो आपके हिसाब से हमें 1 मिनट में आप टिप्स दीजिए कि कैसे हम हड्डियों को मजबूत रखें। सबसे पहले तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। डाइट अच्छा रखना होगा आपको, खाना समय पे खाना होगा। खास करके जो अपने डाइट है उसमें आप प्रोटीन वाली चीज़ें और कैल्शियम युक्त चीज़ें जो हैं उसको बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे दूध, छेना, पनीर हो गया। उसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं, हरी सब्जियां खास करके जैसे पालक हो गया, ब्रोकली, गोभी, है ना। इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट आहार में शामिल करें, और सलाद खाना बिल्कुल ज़रूरी है। वो आपको आपके जो जो हम लोगों का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बहुत अच्छे से फुलफ़िल करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा के गए हैं, वही सारी चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। उसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर बोलता हूँ, जो अपने सारे दर्शकों को दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपके घुटने को आप ठीक रखना चाहते हैं तो अपने दिनचर्या में आप 20 मिनट के लिए कम से कम एक्सरसाइजेस को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। अपने घुटनों को मजबूत करें और आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दिया, और तमाम तरह के जितने भी हमारे अगर सवाल थे, जितनी भी नी रिप्लेसमेंट से जितनी भ्रांतियाँ थी, वो हम दूर करने की कोशिश की। आपका अगर कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया रहेगा, ताकि और आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रांची या झारखंड किसी भी इलाके में, तो सर का जैसा हमने बताया कि हॉस्पिटल है लाइफ केयर जो है, आप वहाँ पर भी आकर एक कंसल्टेशन ले सकते हैं, नंबर से बुकिंग करा सके, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बातचीत करके आपके लिए इस तरीके की जानकारियाँ और काम की बातें लेकर आए। धन्यवाद।